के मन में संकल्प किया हुआ है और मंदिर वहीं बनाएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे। जमीन को समतल करना पड़ेगा, भारत को करना पड़ेगा, यज्ञ का आयोजन होगा तो कुछ निर्माण भी होगा, कम से कम देवी तो बनेगी। लोग कहते हैं कि साहब ये 6 दिसंबर 1992 घटना राष्ट्रीय शर्म की बात है। मैं कहता हूं 6 दिसंबर 1992 की घटना राष्ट्रीय शर्म का विषय नहीं है, राष्ट्रीय गर्व का विषय है। रूलिंग के हिसाब से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फिर एक रूलिंग दी, एक्सकवेशन कीजिए, तो एक्सकवेशन किया, तो एक्सकवेशन से जो निकला है, हम लोग तो 12 पिलर्स थे, अब तो 50 पिलर का बेसिस मिल गया। तो फिर आप ये कैसे कहेंगे कि ये वहां पिलर नहीं था? 50 पिलर के बेसिस मिल गए, और वो भी इनके वक्फ बोर्ड की जो सो कॉल्ड एक्सकेवेटर्स भी थे उनके सामने। ये दिन सामान्य दिनों जैसा बिल्कुल नहीं था। आसमान आज के दिन केसरिया हो चला था। हर नुक्कड़, हर चौराहे पर एक ही विमर्श था कि आखिर आज अयोध्या में होने क्या वाला है। शारीरिक रूप से कार सेवकों के हजारों जत्थे आज यहाँ मौजूद थे, लेकिन मानसिक रूप से तो सारा भारत ही अयोध्या में था। सत्ता के केंद्र साउथ ब्लॉक में अजीब सी हलचल सुबह से ही शुरू हो गई थी और शाम होते होते तो ये दिन इतिहास में अमर हो गया। तारीख थी 6 दिसंबर 1992। नमस्कार, मेरा नाम है कृष्ण कुमार। कुछ दिन पहले तक दिल्ली में तमाम बैठकों का दौर चला था। इन्हीं में से एक बैठक में प्रधानमंत्री राव ने अटल, आडवाणी और कल्याण सिंह से ढांचे को किसी भी सूरत में न तोड़े जाने का आश्वासन ले लिया था। लेकिन हुआ ये कि भारत को खुद की मां समझने वाले हिंदू समाज का सदियों की गुलामी से इकट्ठा क्रोध फूट पड़ा, जिसे जो मिला उससे ढांचे का नामो निशान मिटाने में जुट गया। शाम होते होते बाबरी नाम के उस ढांचे को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया और वहां एक अस्थायी मंदिर बना दिया गया। सियासी तबके द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह पर पीएम के साथ विश्वासघात करने के आरोप लगाए जाने लगे थे, जिसके जवाब में शाम को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कल्याण सिंह ने कहा कि किससे क्या विश्वासघात हुआ है, ये सब अप्रासंगिक बातें हैं। प्रासंगिक ये है कि आज गुलामी के प्रतीक जिस ढांचे को तोड़ा जाना जरूरी था, वो तोड़ा जा चुका है। एनआईसी की मीटिंग में मैं स्पष्ट किया था कि गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा। सारी जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर देता हूं। किसी कोर्ट में केस चल रहा है तो मेरे खिलाफ चलाओ, किसी कमीशन ऑफ इंक्वायरी के अंदर कोई इंक्वायरी होनी है तो मेरे खिलाफ कराओ, और इसके लिए अगर कहीं कोई दंड ही देना हो तो किसी को न देकर मुझे दो। तत्काल देश में एक वर्ग खड़ा हो गया जिसने ढांचे के ध्वंस को देश के इतिहास का सबसे बड़ा अपराध घोषित कर प्रचारित करना शुरू कर दिया। वे यही नहीं रुके, उन्होंने तो आडवाणी, जोशी, उमा भारती, विनय कटियार, साध्वी रितंबरा, अशोक सिंघल जैसे नेताओं को फांसी पर लटकाने की मांग भी उठाना शुरू कर दिया। केंद्र ने फुर्ती दिखाई और कानून लाकर ढांचे और आसपास की जमीन को अधिग्रहित कर लिया। लेकिन सरकार के इस काम से निर्मोही अखाड़े और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ने गाल फुला लिए। निर्मोही अखाड़ा उसे अपनी जमीन मानता था, क्योंकि वर्षों से निर्मोही अखाड़ा ही वहां पूजा करता आया था, जबकि बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का दावा था कि वो जगह मस्जिद की है, इसलिए कोई सरकार उसे अधिग्रहित नहीं कर सकती। सितंबर 93 में मामला जा पहुंचा हाई कोर्ट में। सुनवाइयों का एक लंबा दौर चला, लेकिन 2002 आते आते माननीय उच्च न्यायालय को समझ आ चुका था कि अब तक की सारी कवायद ढक के पात साबित हुई है, यानी कोई परिणाम नहीं। तो निर्णय हुआ कि अब लिया जाएगा तकनीक का सहारा। इस तरह कहानी में एक नया किरदार आता है। नाम था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसे काम दिया गया कि ढांचे के नीचे खुदाई करें और उस जगह की सच्चाई सामने लाएं। सारे पक्षकारों और कोर्ट द्वारा नियुक्त एक प्रतिनिधि की निगरानी में खुदाई की गई। जल्द ही 574 पन्नों की एक भारी भरकम रिपोर्ट तैयार होकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के पास पहुंच चुकी थी। और इस तरह दहलीज पर आ खड़ी हुई एक और तारीख, जिसका सदियों से इंतजार खत्म न होता था।
आखिर 30 सितंबर 2010 का वो दिन आया जब अयोध्या विवाद का पटाक्षेप किया जाना था। शासन प्रशासन की तैयारियां चाक चौबंद थी। किसी भी अनहोनी की आशंका के चलते अकेले उत्तर प्रदेश में ही 2 लाख सैन्य बल तैनात किया गया था। देश में कॉमनवेल्थ गेम्स भी चल रहे थे। अयोध्या की सड़कें वीरान थी, सब अपने घरों में कैद थे। 3 जज में से 2 की मेजॉरिटी ने फैसला सुनाया कि 1/3 हिस्सा रामलला विराजमान को, 1/3 हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड को, 1/3 हिस्सा निर्मोही अखाड़े को दिया जाए। पुराने बाबरी ढांचे के मुख्य गुंबद वाली जगह को भगवान राम का जन्म स्थान मानते हुए केस में वादी रामलला विराजमान को दिया गया था। पुराने चबूतरे वाले स्थान को निर्मोही अखाड़े को दिया गया, क्योंकि 150 साल से निर्मोही अखाड़ा ही उस स्थान पर रामलला की पूजा कर रहा था, और सहानुभूति के तौर पर एक हिस्सा मुस्लिम पक्ष को दे दिया गया। दरअसल 574 पन्नों की रिपोर्ट में जिक्र था कि 10वीं शताब्दी के बाद से विवादित ढांचे के नीचे मंदिर होने के पुख्ता सबूत हैं। प्रमाण ये भी हैं कि ये मंदिर 1528 तक मौजूद रहा था, यानी मीर बाकी के इसके तोड़े जाने तक। खुदाई में मंदिर के 50 स्तंभ यानी पिलर भी पाए गए थे। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं था कि वहां मंदिर के अवशेष मिले हों। इससे पहले भी वर्ष 1976-77 में प्रोफेसर बीबी लाल के नेतृत्व में खुदाई हो चुकी थी। तब भी हिंदू मंदिरों के अवशेष और मूर्तियां वहां से प्राप्त हुई थी। ये वो समय था जब सीन में विश्व हिंदू परिषद दूर दूर तक कहीं नहीं था, और भाजपा का तो जन्म भी नहीं हुआ था। उधर खुदाई में मंदिर के प्रमाण मिलते हैं, और इधर कहानी में एंट्री होती है कहानी के विलेन की। जी हाँ, खलनायक, जिसको जाने बिना ना आपका ये सीरीज देखना सार्थक होगा और ना हमारा इसे बनाना। हम बात कर रहे हैं लेफ्ट हिस्टोरियंस के एक जमघट की। इस जमघट ने 80 के दशक से पूरे प्रकरण में पर्दे के पीछे से भरपूर बैटिंग की। इस टीम के कप्तान थे जेएनयू में इतिहास के प्रोफेसर और उस समय इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के डायरेक्टर रहे इरफान हबीब। इन साहब ने प्रचारित करना शुरू किया कि खुदाई में किसी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। ये वो दौर था जब हिंदुओं की सामूहिक आवाज उठाने के लिए देश में कोई संगठन नहीं था। हिंदू पक्ष की इसी कमजोरी का वामपंथी ब्रिगेड ने भरपूर लाभ उठाया, तब तक जब तक कि सीन में विश्व हिंदू परिषद नहीं आ गई। अयोध्या विवादित ढांचे वाली जगह की खुदाई करने वाले आर्कियोलॉजिस्ट के मोहम्मद तो अपनी पुस्तक आई एम इंडियन में यहाँ तक लिखते हैं कि अगर इरफान हबीब एंड गैंग इस मुद्दे में टांग न अड़ाता तो मुस्लिम पक्ष कब का राम मंदिर होने की बात स्वीकार कर चुका था। तो सबसे बड़ा जो ना रोल, जो गलत रोल जो अदा किया है वो इरफान हबीब ने। उन्होंने सारे फिर मुसलमानों को बिठा के अपने ICHR के कमरे में बिठा के जो ना उनको मुसलमानों को जो ब्रेन वॉशिंग जो शुरू किया है। लेफ्ट इतिहासकार बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के साथ मिलकर मुसलमानों को बहलाते फुसलाते रहे। 6 दिसंबर के ढांचे विध्वंस के बाद की एक घटना ये जानने के लिए पर्याप्त है कि वामपंथियों ने भारतीय समाज की संवेदनाओं के साथ हर मौके पर घोर मजाक किया है। दरअसल हुआ ये था कि ढांचा जिस दिन ढाया गया उस दिन गुंबद के साथ कुछ और भी गिरा था, जिसे हिंदू पक्ष ने कोर्ट में ढांचे के नीचे मंदिर होने के प्रमाण के तौर पर पेश किया था। ये था एक शिलालेख जिसका नाम था विष्णु हरि शिलालेख, जिसमें साफ तौर पर अंकित था कि यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। मंदिर पक्ष कोर्ट में हावी हो चुका था, लेकिन इरफान हबीब ने अपने ओहदे के दम पर यह प्रचारित करना शुरू कर दिया कि यह शिलालेख लखनऊ म्यूजियम से चुराकर यहाँ लाया गया है। ये किसी दूसरे मंदिर का शिलालेख है जिसे कार सेवक चुरा लाए हैं और ढांचे के मलबे में लाकर डाल दिया है। मामला गर्म हुआ तो सरकार ने अधिकारी नियुक्त किया ताकि लखनऊ जाकर पता किया जा सके कि इरफान हबीब की बात में कितना दम है। अधिकारी ने रिपोर्ट सौंपी कि लखनऊ म्यूजियम से कुछ भी चुराना संभव नहीं है, और जिस शिलालेख के बारे में इरफान हबीब भ्रम फैला रहे थे वो दरअसल अयोध्या में स्थित त्रेता का ठाकुर नामक मंदिर से प्राप्त शिलालेख था, जो औरंगजेब द्वारा तोड़ा गया था। और मजे की बात ये कि शिलालेख म्यूजियम में सुरक्षित भी था। अब आपको समझ आ गया होगा कि ये कवायद मामले को अनिश्चित काल तक लटकाने और लोगों के बीच खाई पैदा करने के लिए की गई खतरनाक साजिश थी।
मानो को जितना मक्का और मदीना इम्पोर्टेंट है, उतना ही एक आम हिंदू के लिए ये दिस इज राम की जन्मस्थान, कृष्ण की जन्मस्थान, ये इम्पोर्टेंट है और मुसलमानों को विलिंगली दे शुड हैंड इट ओवर।